हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 17 तुलनात्मक लोक प्रशासन यूनिट 5। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। विश्व की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी देश की शासन व्यवस्था वहाँ के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग होती है। यह राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करती है, उसके लक्ष्यों को सकारात्मक बनाती है तथा उसे सार्थकता प्रदान करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के नीति निर्माता राजनीतिज्ञों के बाद उन नीतियों को कार्य रूप में लागू करने वाला विभागीय संगठन ही वहाँ का प्रशासनिक संगठन है। प्रशासनिक संगठन की प्रकृति, रचना एवं कार्यों पर उस देश की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति व राष्ट्रीय चरित्र समेत अनेक दृश्य एवं अदृश्य तत्वों का प्रभाव रहता है। इसी संदर्भ में निम्न देशों के प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की जा रही है, जिसमें शामिल है ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जापान। ये 4 देश है जिनके बारे में हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशासन पढ़ेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश संविधान ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संविधान है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण 1535 ईस्वी में हुआ था तथा ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड 1707 ईस्वी में सम्मिलित हुआ था, जबकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। ब्रिटिश संविधान सर्वाधिक प्राचीन जन लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया में सबसे पुराना है। ब्रिटिश संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान विभिन्न प्रणालियों, राजतंत्र, अभिजात तंत्र और जनतंत्र का मिश्रण है। ब्रिटिश संविधान और सरकार। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है तथा ब्रिटिश संसद सबसे पुरानी जनप्रतिनिधि संस्था है। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधान विश्व की महान संविधान है, तो वहीं ब्रिटिश संसद विश्व की मातृ संसद है। वास्तव में ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, अभिजात तंत्र तथा जनतंत्र का मिश्रण है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अलिखित संविधान, जो ब्रिटिश संविधान है वो क्या है? अलिखित है। ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित और अधिकांशतः अलिखित है। ये शासन के संचालन की कोई पूर्व निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसका विधिवत निर्माण नहीं किया गया। इसका विकास धीरे धीरे प्रत्येक शताब्दियों में होता रहा है। इसके लिखित भाग में वे सब कानून हैं जिन्हें संसद ने समय समय पर बनाया है, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट्स, 1911 व 1949 के संसदीय कानून आदि हैं। इस संविधान में अलिखित भाग में उन संवैधानिक परंपराओं या अभिसमयों का स्थान है जो लिखित न होने पर भी लिखित कानून के समान मान्य है। अतः L.S. एमरी ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि ब्रिटिश संविधान कानून, प्रवृत्ति तथा परंपरा का मिश्रण है। लचीला संविधान, जो ब्रिटिश संविधान है कैसा है? लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान विश्व के लचीले संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। देश की व्यवस्थापिका बिना किसी विशेष प्रक्रिया के संविधान में उसी सरलता से परिवर्धन और संशोधन कर सकती है जिस सरलता से वह साधारण कानून पारित करती है। ब्रिटिश संविधान में विधि निर्माण करने वाली तथा संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति एक ही है। संवैधानिक और साधारण दोनों प्रकार के कानूनों का
समान स्तर है और दोनों में संशोधन सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। लॉर्ड बाइस के अनुसार संविधान की संरचना को बिना तोड़े मरोड़े ही आवश्यकता अनुसार उसे खींचा और मोड़ा जा सकता है। एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान एकात्मक राज्य प्रदान करता है, अतः सरकार की सभी शक्तियां केवल सर्वोच्च केंद्र सरकार में निहित होती है। स्थानीय सरकारों का गठन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है और ये लंदन स्थित केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण में काम करता है। उनके अधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं, जिनको किसी भी समय पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वहाँ विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है, किंतु केंद्रीय या स्थानीय सरकारों में विषयों का किसी प्रकार का कानूनी विभाजन नहीं है। स्थानीय सरकारों पर प्रशासन का उत्तरदायित्व है, परंतु शक्ति का स्रोत एक ही है। स्थानीय संस्थाएं अपनी शक्तियां संघीय अधिनियमों से प्राप्त करती है। केंद्रीय सरकार इन शक्तियों को अपनी इच्छानुसार संकुचित या विस्तृत कर सकती है। संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संविधान की मूलभूत विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। वैधानिक दृष्टि से उसकी प्रभुसत्ता असीम है। कार्यपालिका उसी के प्रति उत्तरदायी है। कानून बनाने, संशोधन करने, रद्द करने अथवा कानून का विस्तार करने आदि का उसे पूरा अधिकार है। डी लोमी के अनुसार ब्रिटिश संसद किसी औरत को आदमी और आदमी को औरत में बदलने के सिवाय कुछ भी कर सकती है। कौन? ब्रिटिश संसद। संसद में पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को भी नहीं है तथा देश में कोई संस्था इसे चुनौती नहीं दे सकती। अतः कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्वलोकन की अनुमति नहीं है। संसद की सर्वोच्चता केवल वैधानिक दृष्टि से ही है। व्यवहारिक दृष्टि से उसकी सर्वोच्चता पर अनेक नैतिक और परंपरागत बातों का अंकुश लगा रहता है। ब्रिटिश संसद की वैधानिक शक्ति तथा विधि निर्माण शक्ति के बीच कोई वैधानिक भेद नहीं है। संवैधानिक राजतंत्र। ग्रेट ब्रिटेन राजतंत्रीय राज्य है। इसको सीमित वंशानुगत राजतंत्र कहा जाता है। राज्य प्रमुख वंशानुगत राजा रानी होता या होती है। सर्वोच्च कार्यपालक सत्ता का प्रतीक ताज है, परंतु राजा या रानी केवल राज करते हैं, शासन नहीं चलाते। इन शक्तियों का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। अपनी गतिविधियों के लिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद और अंतर्गतवा मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। अतः ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ताज और राजा के बीच वही अंतर है जो एक संस्था के रूप में राजा और एक व्यक्ति के रूप में राजा के बीच होता है। संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से समृद्ध होने के साथ साथ उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्यतः 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है, संसदीय शासन के अनुरूप ब्रिटेन में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जहां नाम मात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन का सम्राट है, तो वहीं वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों में होती है। सेकंड पॉइंट है, अमेरिका के विपरीत यहाँ शक्तियों का पृथकीकरण नहीं होकर कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ संसद का सदस्य ही मंत्री बन सकता है। इस तरह यहाँ मंत्री एक और तो विधायिका का सदस्य होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह कार्यपालिका का अंग होता है। इसी संदर्भ में जिंक और ओंग
अंग कहते हैं कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आंशिक रूप से लागू है, जिसका प्रयोग केवल न्यायपालिका के क्षेत्र में होता है, परंतु आज की प्रवृत्ति यह है कि व्यवस्थापन के विस्तार के कारण न्यायपालिका की शक्ति भी कार्यपालिका में केंद्रित होती जा रही है। थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश कार्यपालिका। ब्रिटिश कार्यपालिका तभी तक शासन कर सकती है जब तक उसे विधायिका में बहुमत प्राप्त है, अन्यथा उसे त्याग पत्र देना ही होता है। विधि का शासन। विधि कानून का शासन ब्रिटेन की संवैधानिक पद्धति की एक मूलभूत विशेषता है। विधि के शासन से तात्पर्य देश का शासन के अनुसार चलाना है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार नहीं। सब कानून के अधीन है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता, जिसमें सरकार कानून के अनुसार और कानून की सीमाओं में कार्य करती है। एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में कानून के शासन के 3 लक्षण बताए हैं। किसने? डाइसी ने। कौन से 3 लक्षण है? पहला है व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी बातों के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको उसके लिए दंड दिया जा सकता है, ये नहीं कि किसी और बातों के लिए उसको दंड दिया जाए, ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट है कानूनी समानता, अर्थात सभी वर्ग के लोगों का न्याय साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानून के अधीन होता है, केवल राजा को छोड़कर, क्योंकि वह पदेन कोई अपराध नहीं कर सकता है। जब तक वह पद पे है तब तक वो कोई भी अपराध नहीं कर सकता है। कौन? राजा। कहाँ का? ब्रिटेन का। थर्ड पॉइंट है व्यक्ति के अधिकारों की प्रमुखता। ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार संविधान से नहीं, न्यायिक निर्णयों से प्रवाहित होते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था। ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें प्रथम सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा द्वितीय सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स दुनिया का सबसे पुराना सदन है, जिसमें उसके सदस्य लॉर्ड्स यानी रईस, सामंत और अभिजात्य वर्ग से संबंधित होते हैं। ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोत। ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित है। कौन से हैं? फर्स्ट है परंपराएं। ब्रिटिश संविधान के मूल तत्व के गठन में परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अलिखित सिद्धांतों तथा संवैधानिक व्यवहार का प्रथागत आचरण है, जिसका विकास समय के दौरान हुआ है। J.S. मिल द्वारा इनका वर्णन संविधान के अलिखित नीति वचन के रूप में किया गया है, परंतु कानूनों के विपरीत ना तो उनको न्यायालयों द्वारा मान्यता मिलती है और न ही न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों में ये परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि उनको परंपरा और जनमत का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए आमतौर पर उनका पालन किया जाता है। ब्रिटेन की व्यवहारिक परंपराएं निम्न हैं। कौन सी है? फर्स्ट है राजा को प्रधानमंत्री पद पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत रखने वाली पार्टी के नेता को नियुक्त करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है राजा या रानी को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है राजा को संसद के निचले सदन की समाप्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक तथा व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी है। महान अधिकार पत्र, इनको संवैधानिक घोषणा पत्र या संवैधानिक सीमा चिन्ह भी कहा जाता है। ये दस्तावेज सम्राट की शक्तियों और नागरिकों की स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं। ब्रिटिश संविधान के कुछ मूल पक्षों पर उनका उल्लेखनीय प्रभाव है। इन अधिकार पत्रों में महत्वपूर्ण है मैग्ना कार्टा 1215, पीटरसन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689 आदि।
महत्वपूर्ण अधिनियम। ये ऐसे कानून हैं जिनका निर्माण ब्रिटिश संसद समय समय पर करती रहती है। ये ब्रिटेन की अनेक राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांतों, उनके कार्य और संरचना को निर्धारित तथा नियंत्रित करते हैं। ब्रिटेन में महत्वपूर्ण अधिनियम हैं हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, स्टेट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1948 इत्यादि। निर्णय विधि। न्यायिक निर्णयों, अधिनियमों और अधिकार पत्रों की व्याख्या करते समय न्यायाधीश कुछ निर्णय ले सकते हैं। ऐसे निर्णय औपचारिक कानूनों के अर्थ और विस्तार को तय करते हैं। इनका महत्व इनमें निहित है कि समान वादों में निचले न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इनमें से कुछ ने लोगों के संवैधानिक अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रताओं को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रचलित कानून। ये न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानूनों का एक निकाय है। इसने सरकार की शक्तियों तथा नागरिकों के साथ इसके संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों तथा सिद्धांतों को परिभाषित करने का कार्य किया है। इनको न्यायालयों द्वारा स्वीकार एवं लागू किया जाता है। डॉक्टर ऑक के अनुसार प्रचलित कानून कानूनी बोध तथा उपयोग का वह निकाय है जिसने सदियों से बाध्यकारी और लगभग अपरिवर्तनीय प्रकृति ग्रहण कर ली है। कानूनी टीकाएं। ये देश के संवैधानिक कानून पर संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई व्याख्याएं हैं। ये ब्रिटेन की राजनीति संस्थाओं की कार्यप्रणाली के संबंध में प्रमुख जानकारी देती है। ये कुछ संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थों को स्पष्ट करती है तथा उनके विस्तार को तय करती है। ब्रिटिश संविधान पर कुछ प्रचलित टीकाएं हैं जैसे एवी डाय कृत लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेजहॉट कृति इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन और ब्लैकस्टोन कृत केमिस्ट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड इत्यादि। ब्रिटेन में लोक सेवा। भारत को ब्रिटेन में लोक सेवा में सुधार का श्रेय जाता है। भारत के प्रशासन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं से ही ब्रिटेन में लोक सेवा का विकास हुआ। 1833 के चार्टर द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाएगी। ग्रेट ब्रिटेन में लोक सेवाओं के वर्गीकरण को अधिक व्यावहारिक, तथ्यगत, उपयोगी तथा कार्यकुशल बनाने के लिए सुझाव देने वाले कमीशन कौन से हैं? रिडले कमीशन 1890, मैकडॉनल्ड कमीशन 1914, ग्लैडस्टोन कमीशन 1918, टॉमिलिन कमीशन 1931 और फुलटन समिति 1968। लॉर्ड फुलटन की अध्यक्षता में लोक सेवाओं से संबंधित फुलटन समिति की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। जो फुलटन समिति है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, लोक सेवा को व्यवस्थित करने के लिए लोक सेवा के एक नए विभाग का गठन किया जाना चाहिए। ये किसकी सिफारिश थी? फुलटन समिति की। सेकंड पॉइंट है लोक सेवा और अन्य रोजगारों के बीच अधिक गतिशीलता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है भर्ती के समय संबंधित उपाधियों की वरीयता दी जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है तमाम वर्गों को समाप्त कर एकीकृत पदक्रम ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। लोक सेवा विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। वर्ष 1968 में फुलटन समिति की सिफारिश पर एक पृथक सिविल सर्विसेज विभाग तथा
वर्ष 1970 में सिविल सर्विसेज महाविद्यालय की स्थापना की गई। ब्रिटिश लोक सेवा की विशेषताएं। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए सिडनी तथा बैक्ट्रिस वेब कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में सरकार का संचालन ना तो मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और ना ही व्यक्तिगत मंत्रियों द्वारा, परंतु यह लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है। डॉक्टर हरमन फाइनर ने ब्रिटिश लोक सेवा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है, यह व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। सेकंड पॉइंट है, भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। थर्ड पॉइंट है, भर्ती की व्यवस्था की शिक्षा प्रणाली से समृद्ध है। फोर्थ पॉइंट है, भर्ती के लिए कम आयु निर्धारित की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, रिक्त स्थानों के लिए परीक्षाएं ली जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है, उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्याशियों को प्रशासक वर्ग में शामिल किया जाता है। टी.एन. चतुर्वेदी के अनुसार इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन की लोक सेवा इतिहास की उपज है। सेकंड है, यह लोक सेवा ताश के सेवक माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, ग्रेट ब्रिटेन की लोक सेवा लूट प्रणाली से मुक्त है। फोर्थ पॉइंट है, ग्रेट ब्रिटेन की लोक सेवा में लोक सेवकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्यता के आधार पर होती है। फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर स्कूली शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार लिपिक पद के लिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार प्रशासनिक सेवाओं के पद पर चयनित होते हैं। सिक्स पॉइंट है, यहाँ की लोक सेवा न्यायालय के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। ब्रिटेन में विक्टोरिया काउंसिल नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य सेवा शर्तों संबंधी मामलों के निपटान के लिए लाई गई प्रक्रिया को विक्टोरिया काउंसिल कहते हैं। किस संबंध में? सेवा के से संबंधित जो मामले थे उसको सुलझाने के लिए कौन सी कमीशन लेके आई गई थी? काउंसिल, विक्टोरिया काउंसिल लेके आई गई थी। विक्टोरिया काउंसिल की स्थापना वर्ष 1916 में J.H. विक्टोरिया की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जो नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य आधिकारिक सहयोग स्थापित कर जहां एक तरफ संगठन में कार्यकुशलता तथा सौहार्द लाती है, तो वहीं कर्मचारियों की सिफारिशों का समुचित निपटान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उनके विचारों को नियोक्ता के विचारों के साथ मिलाने का काम करती है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक परिषद बनती है जो सेवा शर्तों संबंधी मामलों पर विचार करती है और निर्णय लेती है। विक्टोरिया काउंसिल की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है, विक्टोरिया परिषद केवल परामर्शदाता निकाय है। इसके सभी निर्णय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखे जाते हैं जो इन्हें स्वीकार और अस्वीकार करने की शक्ति रखती है। सेकंड पॉइंट है, इसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन के संबंध में विचार करने की शक्ति नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इन परिषदों द्वारा प्राय गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि ये छोटी मोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगी रहती है। परिषदों के होते हुए भी व्यवहार में कर्मचारियों की अनेक समस्याएं परिषदों का सहारा लिए बिना प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा सुलझाई जाती है। ये व्यक्तिगत मामलों पर विचार करती है। सफलता हेतु सुझाव। टी.एन. चतुर्वेदी ने इसकी सफलता हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव दिए उन्होंने? फर्स्ट है, राज्य कर्मचारी विभिन्न संघों और संस्थाओं से संगठित हो। सेकंड पॉइंट है, दोनों पक्षों के प्रतिनिधित्व का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। थर्ड पॉइंट है, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सुचारू कार्य संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाए। फोर्थ पॉइंट है, अधिकारी और कर्मचारी दोनों पक्ष विवेक, नम्रता, अहंकारहीन, स्वार्थहीनता, सहकारिता और सहयोग की भावना से ओतप्रोत हो। अतः उपरोक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि यदि कर्मचारियों और अधिकारियों का विक्टोरिया परिषदों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है तो
उनके द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों वर्गों को ही फायदा होगा और संगठन में सौहार्द का वातावरण निर्मित होगा। ग्रेट ब्रिटेन में प्रशासन पर नियंत्रण। ब्रिटिश लोक प्रशासन के संगठनों, कार्यों तथा प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण की कई विधियां प्रवर्तित हैं, जैसे कि संसदीय नियंत्रण। संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए लोक सेवा समिति, आकलन समिति एवं अन्य समितियां भी कार्यरत होती हैं, जो लेखा और लेखा परीक्षण के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर संसद को रिपोर्ट सौंपती है। सेकंड है कार्यपालिका नियंत्रण। दोहरी कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश प्रशासन के शिखर पर सम्राट का पद होता है। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते समस्त प्रशासनिक कार्य सम्राट की ओर से किए हुए माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिमंडल समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। थर्ड है न्यायिक नियंत्रण। प्रशासनिक भेदभाव तथा अनियमितताओं से आम व्यक्ति को बचाए रखने एवं न्याय दिलाने के लिए भी न्यायपालिका ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि विधायिका एवं कार्यपालिका पूर्ण निष्पक्षता बनाए नहीं रख सकती है। फोर्थ पॉइंट है आकेंक्षण द्वारा नियंत्रण। आकेंक्षण या लेखा परीक्षण वह पद्धति है जिसके द्वारा आय व्यय के लेखों सहित सामग्री के हिसाब की भी जांच पड़ताल की जाती है तथा अनियमितताओं को उजागर किया जाता है। ब्रिटेन में यह कैग कहती है। ब्रिटेन में यह काम कौन करती है? कैग। जनमत एवं अन्य साधन। प्रशासनिक अक्रमणताओं के विरुद्ध संसदीय आयुक्त से शिकायत की जा सकती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय शासन और प्रजातांत्रिक प्रणाली की परंपराएं काफ़ी पुरानी हैं। इसे संसदीय शासन का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ की शासन प्रणाली की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में रहती है, जो सम्राट के नाम से इसका संचालन करती है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। विलियम हर्टकोट ने इसे तारों के बीच चंद्रमा बताया है। ये कॉमन सभा में बहुमत का नेता होता है और सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन की नीतियां बनाता है तथा संसद की स्वीकृति के बाद उन्हें लागू करता है। नीति क्रियान्वित करते समय मंत्रिमंडल की सहायता प्रशासन तंत्र द्वारा की जाती है। प्रोफेसर डाइसी ने इन दो कार्यपालिकाओं में अंतर इन बातों से बताया है। शासन का प्रत्येक कार्य क्राउन शासन सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। इसे कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? प्रशासन का राजनीतिक नेतृत्व। ग्रेट ब्रिटेन के प्रशासन की संरचना पिरामिड नुमा है। इसका शीर्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का सदस्य होता है। यह प्रशासन पर राजनीतिक नेतृत्व रखने के लिए उत्तरदायी है तथा विभिन्न विभाग में संगठन संबंधी सभी समस्याओं का अंतिम निर्णायक है। प्रशासन की सफलता असफलता का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे अपने विभाग में पूरे प्रशासन पर छाए रहते हैं। उनकी प्रभावशीलता उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। प्रशासनिक संरचना में प्रधानमंत्री के बाद कनिष्ठ मंत्री होते हैं। उन्हें संसदीय अवर सचिव, संसदीय सचिव या वित्त सचिव आदि नामों से जाना जाता है। ये अपने विभाग के कार्यों का संपादन करके प्रधानमंत्री के कार्यभार को हल्का करते हैं। संसदीय सचिव या अवर सचिव द्वारा विभाग के आंतरिक प्रशासन का निरीक्षण किया जाता है। विभागीय संरचना में मंत्री और संसदीय सचिव के विभाग का मुख्य नागरिक सेवक होता है।
इसके दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कौन से? फर्स्ट है, वह विभाग का मुख्य प्रबंधक होता है तथा सभी प्रशासकीय कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड है, वह विभागीय नीति एवं प्रशासन के प्रत्येक मामले पर मंत्री का परामर्शदाता है। विकसित शासन व्यवस्था। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान निर्मित न होकर विकसित है, वहाँ का प्रशासन भी लंबे विकास का परिणाम है। J.A. क्रॉस के शब्दों में ब्रिटिश शासन की संरचना तार्किक की उपेक्षा कालक्रम के अनुसार है। प्रजातांत्रिक लोक सेवा। ग्रेट ब्रिटेन लोक सेवक राजमुकुट का कर्मचारी होता है। इसका पद ना तो न्यायिक है ना ही राजनीतिक। राजमुकुट का सेवक होते हुए व्यवहारिक दृष्टि से लोक सेवक विभागीय मंत्री के अधीन रहते हैं। ये मंत्रियों को नीति निर्माण में परामर्श देते हैं तथा उनके निर्णयों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। समय समय पर मंत्रीगण बदल जाते हैं किंतु लोक सेवक स्थायी बने रहते हैं। उनकी योग्यता, भर्ती का तरीका, प्रशिक्षण, सेवा की शर्तें, नियंत्रण, कार्यपालिका आदि की व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीके से संपन्न की जाती है। लोक उत्तरदायित्व। ब्रिटिश लोक प्रशासन पर जनता का नियंत्रण रहता है। लोक नियंत्रण औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल किसी विभाग की घटनाओं के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकारी नीति के प्रति मंत्रियों का होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रत्येक मंत्री का उसके विभाग के प्रति होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व में एक मंत्री अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने साथियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी रहता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की प्रमुख बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। संरचना क्या है? जो कि ब्रिटिश संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है अतः मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी सत्ता के तौर पर कार्य करता है। इसका गठन इसके प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री तथा उसके सबसे वरिष्ठ 20 मंत्रियों से होता है। यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि महान्यायवादी, महान्यायाधिकर्ता, एंटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉर्ड एडवोकेट और महावेतनाधिकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। संवित परिषद। मंत्रिमंडल और संवित परिषद यानी प्रीवी काउंसिल में घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान रूप में यह परिषद ब्रिटिश राजतंत्र की सलाहकार संस्था के रूप में 15वीं सदी में अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में इसके 330 सदस्य और इसमें अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री पूर्व के भी सभी मंत्री सम्मिलित हैं। इसकी अध्यक्षता परिषद के लॉर्ड प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के लॉर्ड प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री सरकार। भूतकाल में ब्रिटेन के संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच के संबंध को समकक्षों में से प्रथम यानी प्रिमस इंटरप्रेस फर्स्ट अमंग इक्वल्स के रूप में विवेचित किया था, परंतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तुलना में प्रधानमंत्री की शक्ति, स्थिति और उसके प्रभाव में भारी वृद्धि हुई है। ब्रिटेन की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था में वह अब प्रधान भूमिका अदा करने लगा है। इसलिए बाद के राजनीति विश्लेषकों ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल सरकार का वर्णन प्रधानमंत्री सरकार के रूप में किया है। छाया मंत्रिमंडल। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की यह अद्वितीय संस्था है। इसका गठन शासक मंत्रिमंडल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विरोधी दल द्वारा किया जाता है। वहाँ विरोधी दल की सरकारी मान्यता प्राप्त होती है और सरकार के रूप में यह सुसंगठित होता है। अपने छाया मंत्रिमंडल के साथ ये समांतर सरकार चलाता है। शासक मंत्रिमंडल के प्राय प्रत्येक सदस्य पर छाया मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा निगरानी रखी जाती है।
छाया मंत्रिमंडल के सदस्य उनको सौंपे गए विभागों के कार्यों को गहराई से जांचते परखते रहते हैं। सदस्यीय बहसों में वे मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामना करते हैं। सरकार बदलने की स्थिति में छाया मंत्रिमंडल की वैकल्पिक मंत्रिमंडल का काम करती है। इसी कारण विरोधी दल ने नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। उसको एक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उसे सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिवालय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने। किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, जो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के, जिसके उद्देश्य में मंत्रिमंडल की काम को व्यवस्थित करना तथा इंपीरियल डिफेंस कमेटी की सहायता करना था। इन्होंने इंपीरियल डिफेंस कमेटी के सचिव सर मॉरिस हैकी को स्थानांतरित करके मंत्रिमंडल का प्रथम सचिव बना दिया। बाद में ब्रिटेन में सरकारी तंत्र पर हॉल्डेन कमेटी की रिपोर्ट 1918 की सिफारिश पर ब्रिटिश कैबिनेट ने युद्ध सचिवालय को स्थायी रूप से बनाए रखने का निर्णय किया। समय के साथ साथ मंत्रिमंडल सचिवालय का आकार, उसकी शक्ति और तथा महत्व में बढ़ोतरी होती गई। वर्तमान में मंत्रिमंडल कार्यालय के निम्नलिखित संगठक हैं। मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सांख्यिकी कार्यालय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गठित किया गया था। ऐतिहासिक अनुभाग सरकार का प्रमुख विज्ञान अधिकारी 1986 में। कार्यकुशलता इकाई लोक सेवा मंत्री कार्यालय 1987। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 से 1983 तक मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य केंद्रीय नीति समीक्षा स्टाफ मंत्रिमंडल कार्यालय का घटक रहा। मंत्रिमंडल कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह गृह लोक सेवा का प्रमुख भी होता है। यह मुख्य समन्वयकारी एजेंसी है। यह मंत्रिमंडल तथा इसकी समितियों के लिए कर्मचारी एजेंसी का भी काम करती है। यह विभागों द्वारा मंत्रिमंडलीय निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी रखती है। मंत्रिमंडल की सामूहिक तौर पर सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल कार्यालय के साथ साथ एक प्रधानमंत्री कार्यालय भी होता है, जिसका काम सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को उसके दायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है। इसके 4 अंग होते हैं: निजी कार्यालय, राजनीतिक कार्यालय, प्रेस कार्यालय और नीति इकाई। निजी कार्यालय का प्रमुख प्रधानमंत्री का मुख्य निजी सचिव होता है। ब्रिटेन में बजट प्रणाली। ब्रिटेन में बजट प्रणाली का उल्लेख इस प्रकार है। ब्रिटिश कोषागार ब्रिटेन की केंद्रीय वित्तीय एजेंसी है। यह वहाँ का वित्त मंत्रालय है जो बजट और वित्त के साथ लोक सेवा के कुछ मामले देखता है। 1612 ईस्वी में स्थापित कोषागार के व्यवहारिक रूप से 2 प्रकार के मुखिया हैं। एक नाम मात्र का समूह जिसे लॉर्ड आयुक्त कहा जाता है, जो 3 स्तर के होते हैं। प्रथम लॉर्ड, जो स्वयं प्रधानमंत्री होता है। सेकंड, द्वितीय लॉर्ड, जो वित्त मंत्री होता है और वास्तविक प्रमुख होता है। थर्ड, तृतीय स्तर पर 5 कनिष्ठ लॉर्ड होते हैं। वित्त मंत्री, वास्तविक प्रमुख। वस्तुतः उक्त समूह एक समूह के रूप में कभी नहीं मिलता और उनकी तरफ से वित्त मंत्री ही समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है। यही कोषागार का वास्तविक प्रमुख दिखाई देता है। कोषागार के भाग। ब्रिटिश कोषागार को वर्ष 1959 में नियुक्त प्लोडेन कमेटी की रिपोर्ट 1961 के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया था। फर्स्ट, वित्त एवं आर्थिक भाग। सेकंड, वेतन एवं प्रबंधन भाग। ब्रिटिश बजट। ब्रिटेन में सभी विभागों का ही बजट बनता है। यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए बनता है। कोषागार बजट निर्माण हेतु अक्टूबर के पहले सप्ताह से तैयारी शुरू कर देता है।
फरवरी के मध्य में वित्त मंत्री बजट का जनप्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत करता है, लेकिन वह इस समय भाषण नहीं देता, अपितु बजट के वित्तीय भाग को प्रस्तुत करते समय देता है। व्यय समिति। ब्रिटेन में अनुमान समिति वर्ष 1912 में गठित की गई थी। वर्ष 1917 में उसके स्थान पर व्यय समिति गठित की गई। इसके 40 से लेकर 50 तक सदस्य हो सकते हैं, जो सभी प्रतिनिधि सदन से आते हैं। लोक सेवा समिति। इसकी स्थापना ग्लैडस्टोन के काल में 1861 में की गई थी। इसके सभी 15 सदस्य भी हाउस ऑफ कॉमन्स में ही आते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। विश्व में लोक लेखों का परीक्षण सर्वप्रथम ब्रिटेन में शुरू हुआ। 1866 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पूरा नाम कंट्रोलर जनरल ऑफ द रिसीट एंड इशूज ऑफ हर मजिस्ट्रेट, एक्सचेकर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर ताज द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और संसद की सिफारिश पर ताज द्वारा इसको हटाया जा सकता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।